morning, all of you. Today I am going to start our next chapter that is called the structure of atom. The chapter name is that is called the structure of atom. In this video, I will discuss about what is the atom and how to discover how to search the electrons, discovery of electron, discovery of cathode rays, what is the charge of electron, etc. ओके तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि जो चैप्टर है इसमें हम क्या डिस्कशन करना है। पूरे चैप्टर होल चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है, तो हमें इस चैप्टर में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो व्हाट इज सबसे वी आर गोइंग टू डे डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एटम। तो एटम की प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, जो एटम की डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, डॉल्टन्स ने दी थी। ओके तो अगर हम अपने चारों तरफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो जितने भी मैटर्स होते हैं, मैटर्स का मतलब पहले तो हम यही जान लें व्हाट इज द मैटर। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव अ मास, यानी वो कोई भी चीज़ जिसके पास अपना मास होगा और जो स्पेस कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड अ एटम। वी नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जितने भी मैटर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, मैटर से। जो मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे एटम से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, अच्छा ये तो हमने कह दिया कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे एटम से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन एटम होता क्या है, व्हाट इज द एटम। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ जो मैटर के जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ एटम। ठीक है, यानी वो टिनी पार्टिकल जिससे मैटर बना होता है, दैट इज कॉल्ड, ये मैटर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, टिनी, बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही टिनी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। इन्हीं टिनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और इसी एटम्स के बारे में किसने डिटेल्स दी थी, डॉल्टन ने दी, जॉन डॉल्टन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अच्छा डॉल्टन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन, डॉल्टन ने कैसे मतलब एटम के बारे में क्या कहा। तो डॉल्टन जो थे उन्होंने ये कहा, डॉल्टन सजेस्टेड दैट जो एटम्स होते हैं वो सॉलिड स्फीयर जैसे होते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वाटरमेलन होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, बाउलिंग शेप होता है। तो डॉल्टन ने यही कहा था, डॉल्टन प्रपोज दैट ऑल द एटम्स आर सॉलिड स्फीयर, यानी जितने भी एटम्स होते हैं वो सॉलिड स्फीयर मॉडल में होते हैं या बाउलिंग बॉल मॉडल की तरह होते हैं। ठीक है, जितने भी एटम्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, डेंस होते हैं, एंड स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, यानी मैटर में के जो वो टिनी पार्टिकल्स वो कैसे के होते हैं, हार्ड होते हैं। यानी अगर हम पोस्टुलेट ऑफ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड होंगे, डेंस होंगे और स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे किसके, मैटर्स के। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यानी स्पेसिफिक एलिमेंट जो होते हैं, यानी ईच एलिमेंट कंसिस्ट अ यूनिक काइंड ऑफ एटम हैव आइडेंटिकल मास। इट मीन जैसे सिंपल सी चीज़ है, जैसे आयरन ही हम एलिमेंट के ले लें, तो ये आयरन जो स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल से मिलकर के बना है, इसकी अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, ये किसी और की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। जैसे आयरन जो होते हैं, आयरन के एटम्स क्या होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या, तो ये इसकी एक अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है ना कि आयरन जो होगा वो आयरन के जो एटम्स या आयरन के जो पार्टिकल्स होंगे वो किससे होंगे, मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। कोई और जैसे हम सपोज करो एल्यूमिनियम ले ले, तो क्या एल्यूमिनियम मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, नहीं होता है। तो यानी ईच एलिमेंट जो होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो एटम्स पाए होते हैं वो यूनिक होते हैं और उनका वो क्या करते हैं, आइडेंटिकल मास रखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है इसके एटम की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। ऑक्सीजन हो गया, उसके एटम की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, तो इनका अपना पर्टिकुलर एक मास होता है। जैसे आपका नाइट्रोजन का 14 होता है एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है।
ठीक है। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है? थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। जितने भी, थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं वो अपना डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है और कार्बन, तो हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी और कार्बन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी। अगर हाइड्रोजन देखते हैं तो गैसेस फॉर्म में होता है और वहीं कार्बन जो क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। जितने भी एटम्स होते हैं उन किसी भी एलिमेंट की, वो सबकी जो होती प्रॉपर्टीज होगी वो सबकी सब डिफरेंट होगी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कोई भी कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब, सपोज हमने, जैसे सपोज हमारे पास सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यानी दो अलग अलग एलिमेंट्स के जब एटम फिक्स पोजीशन या फिक्स रेशियो, पोजीशन कह रही हूँ सॉरी, फिक्स रेशियो में जब कंबाइंड होते हैं तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स, यानी अगर हम सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जब सोडियम और क्लोरीन जो होता है वो किसी भी रेशियो में फिक्स नहीं है आपस में कंबाइंड, इनका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। एज फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, दैट इज अ 1:8। यानी कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो कंपाउंड कैसे बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइंड होंगे तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और वो जो एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, पर्टिकुलर फिक्स रेशियो में ही कंबाइंड होंगे। ठीक है, जैसे हमने वाटर का एग्जांपल ले लिया, वाटर कब बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। और वाटर में रेशियो क्या होगा, हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1:8 होगा। ऐसा नहीं होगा कि वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 3:12 हो गया है, 4:8 हो गया, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। रेशियो कैसे निकालते हैं, बाई मास निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉस्टुलेट हमसे ये कहता है कि all the atoms of given elements having same atomic mass and have a identical property। अभी हमने जस्ट पहले डिस्कस किया कि जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो भी एलिमेंट के जितने भी, किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उनका एटॉमिक मास जो होगा वो सेम होगा और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम होगी। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम देखें, सपोज हमारे पास आयरन है, ओके। अब आयरन में है, ये सपोज आयरन है, इसमें जो एटम्स है तो ऐसा नहीं कि ये एटम अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, इसका मास अलग होगा, इस आयरन के एटम का मास अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। इन एटम्स जो जो होंगे इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी आयरन के, और इनका मास भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट ये कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो उसमें एटम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब, जैसे सपोज हमने बोला कि हाइड्रोजन इज रेड विद ऑक्सीजन, तो इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, रीऑर्गेनाइज होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, एक्सेप्ट न्यूक्लियस रिएक्शन। न्यूक्लियस रिएक्शन के अलावा जितने भी जनरल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, एटम्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, रीअरेंज होकर के वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। तो दैट इज द पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशंस हमसे क्या कहता है? लिमिटेशन ये कहता है कि जित डॉल्टन्स ने कहा था कि एटम जो होता है हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहला लिमिटेशन ये किया था कि एटम्स जो होते हैं उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये पॉस्टुलेट उनका जो था वो रॉन्ग था, कि एटम जो होता है वो भी क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल एज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला लिमिटेशन तो उनका यही था कि उन्होंने कहा था कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आगे इस थ्योरी के ऊपर डिस्कस किया गया, आगे जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये पाया गया कि जो एटम जो होते हैं उसमें एटम भी फर्दर डिवाइड होते हैं, उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स
उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। ठीक है, सेकंड क्या कहता है? सेकंड लिमिटेशन उनकी ये थी कि उन्होंने उस जब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने बताया एटम्स के बारे में बताया, तब तक आइसोटोप्स पाए जाते थे, फाइंड आउट किए जा चुके थे। लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी में कहीं भी आइसोटोप्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया, आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं किया। आइसोटोप्स को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। आइसोटोप्स क्या होते हैं? अब ये भी समझ लो, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जाम्पल, प्रोटियम 1h1, ड्यूटेरियम दैट इज कॉल्ड 1h2, ट्राइटियम दैट इज कॉल्ड 1h3। ठीक है, तो दैट इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है? नेक्स्ट लिमिटेशन ये थी कि आइसोबार के भी बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। आइसोबार के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। आइसोबार को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। आइसोबार सब क्या होते हैं? आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। मास मतलब क्या होगा? एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा बट नंबर जो होगा डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल, जैसे ऑर्गन का एटॉमिक मास होता है 40, एटॉमिक नंबर 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है। देखो, इन दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट एटॉमिक मास सेम है, एंड दैट इज कॉल्ड आइसोबार। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में आइसोबार के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन जो थी वो नहीं दी थी। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये तो हमने लिमिटेशंस देख ली, ये कुछ इसकी इमेजेस हैं जो आप देख सकते हो। तो अब बेसिकली हम अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो हमने एटम्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, यानी हाउ वर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर, यानी जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनको डिस्कवर कैसे किया गया। तो एक चीज़ मैं शॉर्टकट बताती हूँ। एक फॉर्मूला होता है, ईट पर नाचे। यहाँ पे ई कर दो। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खोज सर्च किया था थॉमसन ने। ठीक है, पी का मतलब हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन को, आर का मतलब हो गया रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने सर्च किया था। एन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को, जे का मतलब हो गया चैडविक ने सर्च किया था। एक इसमें और खासियत है, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने किया है। थॉमसन के ही स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, जिन्होंने प्रोटॉन को सर्च किया। ठीक है, और रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन को सर्च किया। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि इस तरीके से इसको सर्च किया गया। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल को कैसे डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी कैसे हुई। तो चलते हैं हम अभी आज से कम 400 ईयर पहले चलते हैं। यानी सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया गया। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सीआरटी यानी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जो था वो कैसे हुआ। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट तो सर्च किए नहीं गए, सबसे पहले कैथोड रेज सर्च की गई थी। और इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था वो देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, तो डिस्कवरी जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, उससे पहले जो किया गया था वो था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। और इस कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को जो करने वाले थे, दैट इज जे थॉमसन, और दूसरे जो साइंटिस्ट है दैट इज विलियम क्रुक्स। ठीक है, दो लोग थे जिन्होंने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट दैट इज जे थॉमसन, एंड सेकंड वन दैट इज विलियम क्रुक्स। इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं की मेहनत की वजह से, इन्हीं की हार्ड वर्क की वजह से ये पॉसिबल है कि इस कोरोना पीरियड में मैं यहाँ तुम्हें स्कूल से बैठ के स्टडी मतलब टीचिंग पढ़ा रही हूँ, और तुम लोग जो है घर बैठ करके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को।
तो कैथोड रेज जो एक्सपेरिमेंट था हमारा, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के किया था, वो देखो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट के पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी होती है। तो उस थ्योरी पे तो फिलहाल हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो जो कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट था, उससे पहले जो था उन्होंने कैथोड, इसको एक चीज जान ले, अब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हुआ नहीं हुआ, सीआरटी, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सीआरटी बनाया किसने था। तो सीआरटी जो था वो इन्हीं ने ही बनाया था। सीआरटी का मतलब होता है, या सीआरटी जो हम सिंपली कह सकते हैं कि कैथोड रेज आपका जो ट्यूब होती है, सीआरटी का कैथोड रेज जो ट्यूब होती है, उसको किसने बनाया था। तो कैथोड रेज ट्यूब को जो इन्हीं दो साइंटिस्ट ने मिलकर के बनाया था। ठीक है, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने क्या किया था, एक ग्लास की ट्यूब ली थी, ये जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये ग्लास की ट्यूब ली थी। उसके बाद उस ग्लास की ट्यूब में उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया था। वैक्यूम क्रिएट कैसे किया था, प्रेशर लो करके। ठीक है, और इसके अंदर इनर्ट गैस इस ट्यूब के अंदर फिलअप की थी। ट्यूब में फिलअप करने के बाद इन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, ये तो टर्मिनल दिख ही रहा है, दैट इज अ कैथोड एंड दैट इज अ एनोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स लगाए, और इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद इन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। एक चीज उन्होंने और किया, यहाँ पे एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, जिससे अगर यहाँ पे कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्राइक करता है तो ये फ्लोरोसेंस जो जो आपकी ये स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है, इस पे अगर स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करेगी, फ्लोरोसेंस जनरेट करेगी। ठीक है, और सबसे पहले एक चीज़ ये भी की थी इन्होंने, क्योंकि हाई वोल्टेज तो अप्लाई किया, जो कैथोड और एनोड के बीच की जो डिस्टेंस थी उन्होंने कम कर दिया था, प्रेशर भी कम किया था, और इनर्ट गैस की जगह पे इन्होंने हीलियम का यूज़ किया था। तो सीआरटी जो थे, कैथोड रेज जो ट्यूब थी, वो इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के वो किया था। और जब इन्होंने हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई किया, तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे इन्होंने एक चीज़ पाया कि जो जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी वो ग्लो करने लगी। अब जब ये ग्लो करने लगी तो इन्होंने सोचा कि ये इसका मतलब क्या है, कि कोई पार्टिकल जो है, यानी जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वैक्यूम क्रिएट करके सारी चीज़ें करके, तो कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, किधर से, कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे इन्होंने, अगर हम सिंपली देखते हैं इसके बिहाफ पे, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो यानी कैथोड रेज से निकली थी, कैथोड सॉरी कैथोड प्लेट से निकल के एनोड की तरफ गई थी, तो इसलिए इन्होंने इस रेज का जो नेम रखा, दैट इज कॉल्ड अ कैथोड रेज। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा, कैथोड रेज दिया। क्यों क्यों रखा, क्योंकि ये जो ये रेज थी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, फिर जब इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैं फिगर के थ्रू, जब एक चीज़ और था कि जो कैथोड रेज, नाम से ही पता है कैथोड से निकल रही थी वो रेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कैथोड रेज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की अगर इस डिस्कस करते हैं, तो कैथोड रेज जो थी दैट इज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जो ये रेज थी वो ट्रेवल किस वे में कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। अगर हम इस फिगर में देखेंगे, देखो यहाँ से हमने ये सारा अपना एपरेटस लगाया, और उसके बाद जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये देखा गया कि ये जो थी, जो रेज थी वो स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रही थी। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, कैथोड आर मेड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब ये कैसे पता चला कि नेगेटिव चार्ज, सिंपल सी चीज थी कि हमने एनोड के पीछे क्या लगा रखा था, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी, तो कैथोड की तरफ से मूव कर रही थी, दैट्स वाई ये ग्लो कर रही थी। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया कि ये कैथोड है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है, तो दैट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी हम इसमें शो कर सकते हैं, जैसे अब एक चीज़ उन्होंने किया, ये तो हमारा सेटअप तैयारी, तो उन्होंने क्या किया, एक अलग से एक बैटरी भी लगा दी। जब बैटरी लगाई इसमें उन्होंने, तो जैसे ही हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये जो हमने जो एक्स्ट्रा टर्मिनल, ये जो एक्स्ट्रा टर्मिनल यहाँ पे ऐड किया था उन्होंने यहाँ पे, तो ये क्या हुआ कि जब हमने हाई वोल्टेज, तो ये रेज जब निकली, तो ये तुरंत क्या हो गई, एनोड की तरफ मूव कर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने लगे, एनोड की तरफ मूव करने लगे। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो कैथोड रेज जो निकल रही हैं दैट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है,
थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड मैग्नेट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ये अप्लाई कर दें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर में हम फिगर के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने मैग्नेट लगाया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और जैसे ही हम इसमें फिर से रेज अगर निकल रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। ठीक है, यानी हर जो रेज का होता है कुछ ना कुछ नेचर रखती है, और मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ रही हैं तो ये क्या कर रही हैं, कोई एक चीज़ तुम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर मैग्नेट लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, तो चार्ज पार्टिकल जो भी होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएं तो क्या होते हैं, उन पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे ये डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कैथोड रेज सो हीटिंग इफेक्ट। ये कैसे, इसको हमने क्यों बोला, हुआ क्या, इस जो apparatus में उन्होंने क्या मेटल का फॉयल लगा दिया। अब जब मेटल का फॉयल लगाया, तब क्या हुआ, जब ये रेज पास हुई तो इस मेटल के फॉयल को क्या करने, हीट करने लगी। तब समझ में आया कि ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस मेटल को क्या कर रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। और यही जो छोटे छोटे पार्टिकल, ये जो इनसे जो छोटे छोटे जो इन रे से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उससे ही इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और